नमस्कार, मेरा नाम है शशांक। आप देख रहे हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश। गोवा, ये नाम सुनते ही हमारे जेहन में आते हैं खूबसूरत बीचेस, बलखाती समुद्र की लहरें और रेत पर आराम फरमाते बेफिक्र सैलानी। गोवा देश के ही नहीं वरन विदेशी सैलानियों की भी ड्रीम डेस्टिनेशन है। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया से लाखों विदेशी पर्यटक गोवा के खूबसूरत हुस्न का दीदार करने आते हैं, या कहें कि प्राकृतिक सुंदरता लोगों को बरबस अपनी तरफ खींच लाती है। गोवा की असमान भौगोलिक स्थिति और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे हम पर्यटनों का राजा भी कह सकते हैं। पर्यटन गोवा की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, वह पर्यटक इसके मेहमान। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया की हर खूबसूरत वस्तु की एक एक्सपायरी डेट होती है। ये प्रकृति का नियम है और स्वयं प्रकृति का घर गोवा भी इस नियम का अपवाद नहीं है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर गोवा इन दिनों कुछ दूसरे कारणों से राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन चुका है। शायद गोवा की बेशुमार हरियाली को तथाकथित सरकारी विकास की नज़र लग गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल गोवा सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत गोवा में स्थित मोरगांव पोर्ट से उत्तरी कर्नाटक तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित कर रही है, जिसके अंतर्गत रेल, सड़क और वाटर मार्ग को पुनर्विकसित किया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट को लेकर गोवा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित लैंड सेंसिटिव इको जोन से गुजरती है। प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए लाखों पेड़ों की कुर्बानी देनी होगी, जो गोवा की सेहत के लिए कई प्रकार से अत्यंत हानिकारक है। तमाम विरोध प्रदर्शनों और पर्यावरणविदों की चेतावनी के बावजूद जब सरकार ने प्रोजेक्ट का काम नहीं रोका, तो पिछले रविवार दक्षिणी गोवा के एक गांव चंदौर में प्रदर्शनकारी पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने रेल का ट्रैक जाम कर दिया। आधी रात को रेलवे ट्रैक पर बैठकर ड्रम बजाकर पारंपरिक नृत्य करने लगे। मजबूरन रेलवे कर्मचारियों को काम रोकना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है सागरमाला प्रोजेक्ट। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद संबंधित प्रदेश सरकारों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं और कानूनविदों का दावा है कि सागरमाला प्रोजेक्ट ही पूरी समस्या का मूल कारण है, जिसका मुख्य मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाहों का निर्माण करना और उनसे जुड़े सड़क व रेल मार्ग को विकसित कर गोवा को एक कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर में बदल देना है। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 4 प्रमुख प्रगतिशील योजनाएं हैं, जिनसे गोवा का इकोसिस्टम बिगड़ने का खतरा है और जिनका लोग विरोध कर रहे हैं, वो इस प्रकार है। पहला, रेलवे लाइन का डबलीकरण करना। दूसरा, नए फ्लाईओवर्स बनाना। तीसरा, जौहरी और मांडवी नदी पर 9 छोटे बड़े बंदरगाहों को विकसित करना। एवं चौथा व आखिरी, NH4A का चौड़ीकरण करके उसे 4 लेन में तब्दील करना। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद सरकार का लक्ष्य है 51 मिलियन टन पर एनम कोयला उन थर्मल पावर प्लांट्स और स्टील प्लांट्स में पहुंचाना जो वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आने वाले राज्यों में स्थित हैं। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। क्यों हो रहा है इस प्रोजेक्ट का चौतरफा विरोध? क्या इस विरोध के पीछे किसी प्रकार की कोई राजनीतिक मंशा है? क्या प्रदर्शनकारियों को किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, या क्या वास्तव में इस प्रोजेक्ट से गोवा के भौगोलिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे और ये प्रभाव कितने दूरगामी होंगे तथा कैसे व लोगों पर इसका कितना असर पड़ेगा, और क्या ये विरोध जायज़ है? आइए इन प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। माइनिंग मामलों के एक्सपर्ट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट राजेंद्र काकोदर के अनुसार बंदरगाह विस्तार, रेलवे लाइन का डबलीकरण या फिर नई सड़कों का जाल बिछाना, इन सब से ना तो गोवा का और ना ही गोवा के लोगों का कोई भला होने वाला है। उनके मुताबिक राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन से मिलने वाला टैक्स है 2 रुपया पर टन कोयला और 5 रुपया पर टन आयरन कोर। लेकिन कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर्स ने अपना बकाया अभी तक नहीं चुकाया है, जिसके लिए बकायेदारों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। एक लाइन में कहें तो इस प्रोजेक्ट से कुछ दिग्गज उद्योगपतियों के अलावा और किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जैसा कि ज़्यादातर सरकार के दूसरे प्रोजेक्ट्स में होता आया है। इसके अलावा कोयले के अंधाधुंध इंपोर्ट से विदेशी मुद्रा के भंडार में भी कमी आएगी।
निर्माणाधीन कई नए पावर प्लांट्स के अस्तित्व में आने के बाद भविष्य में कर्नाटक में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोयले के महीन कण हवा के संपर्क में आएंगे, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा तथा हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। चूँकि कोयले का विशिष्ट गुरुत्व सिर्फ 0.5 होता है, अतः ये पदार्थ 3 से 4 दिन तक हवा में मौजूद रहते हैं। सरकार का क्या तर्क है इस सारे मामले पे? सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण केवल कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं किया जा रहा है, वरन इसके और भी कई फायदे हैं जिन्हें हाईलाइट्स करने के बजाय छिपाया जा रहा है तथा केवल कोल ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर विरोध किया जा रहा है। हालांकि वर्ष 2013 में तात्कालिक मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पार्रिकर ने विधानसभा में स्वयं यह प्रोजेक्ट नामंजूर कर दिया था। विकास, ये शब्द अक्सर हम सुनते रहते हैं, ज़्यादातर नेताओं के मुख से, वो भी तब जब चुनाव आते हैं। अलग अलग लोगों के लिए विकास की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विकास का मतलब बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, शॉपिंग मॉल्स और गगनचुंबी इमारतें होती हैं। यदि आप एक बड़े शहर में रहते हैं, बड़ी गाड़ी से चलते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो आप एक विकसित इंसान हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए विकास की यही परिभाषा है। मेरी नज़र में असली विकास है लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं। शिक्षित और स्वस्थ नागरिक ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। जब एक शहर बसता है तो उसे बसाने वाले लोग तो पूंजीपति होते हैं, लेकिन उस शहर को बसाने में लगा जो श्रम लगता है वो गांव से आता है। शहर बसने के बाद पूंजीपति शहर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उस शहर को बसाने में अपना अथक परिश्रम झोंकने वाले, पसीना बहाने वाले शहर बसने के बाद या तो वहाँ चौकीदारी करते हैं, या रिक्शा चलाते हैं, या कोई छोटी मोटी दुकान खोलकर अपना गुजर बसर करते हैं। ये लोग शहर विकसित करने के बाद खुद इस तथाकथित विकास द्वारा ठगे जाते हैं। आपकी नज़र में विकास किसे कहते हैं? क्या है आपके अनुसार विकास की परिभाषा? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आवाज़ उत्तर प्रदेश के साथ बने रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।